एक टपरी। एक अनजान शहर में किसी बेतरतीब सड़क के किनारे पर एक दादा टपरी चलाते हैं। हर सुबह जैसे इस सुबह भी दादा दीवार में बसी रसोई में पाए जाते हैं, जहां वे उबलते पानी में अदरक डाल रहे हैं। रसोई के सामने कुछ 4-5 स्टूल रखे हुए हैं। कोने वाले मूड़े पर एक ग्राहक बैठ फोन पर न्यूज सुन रहा है। दूर से एक लड़का बड़ी जोश से टपरी की ओर मचलते हुए आता है। अरे दादा, आप कैसे हैं? दादा पतीले से ऊपर देख मुस्कुराते हैं। दादा, आपने सुना क्या? मेरी प्लेसमेंट हो गई है। सही बात है ना? कॉलेज में मैंने कितनी बार रो रो कर आपके कान पकाए हुए होंगे। लड़का बिना सांस लिए एक बार में बोलता है। दादा हल्का सा हंस देते हैं। और दादा, अभी हमारे बॉस की गोद में बड़ा मसालेदार केस गिर पड़ा है, वह डींग मारते हुए बोलता है। आपने सुना क्या? आज सुबह गुप्ता जी की बहू का खून हो गया। अपने कमरे में पड़ी हुई मिली, पेट में चाकू घुसा हुआ था। कैसे दिन आ गए हैं, गुप्ता जी का घर भी सुरक्षित नहीं रहा। हालांकि वे हाथों से गीले कप पूछ रहे हैं, लेकिन दादा ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहे हैं। कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि लड़के का फोन बज गया। अरे अरे, बॉस का फोन आ रहा है। दादा, आप एक चाय कर देंगे? एकदम कड़क। दादा सर हिलाते हैं और लड़का फोन कान पे रख स्टूल पर जाकर बैठ जाता है। जी वकील साहब, आप किधर गुप्ता जी के यहाँ हैं? लड़का थोड़ी देर फोन से आती बातें सुनता है, सर से हाँ में हाँ मिलाते हुए। हाँ जी सर, मैं लैब से ही आ रहा हूँ। फोरेंसिक्स रिपोर्ट आ गई है। जैसा कि हमने सोचा था, मौत का कारण पेट का जख्म ही है। लेकिन बात और बदतर हो जाती है। उनके पीठ पर लंबे लंबे घाव मिले गए, जैसा कि बेल्ट से मार पड़ी हो, और जांघों पर सिगरेट बुझाने के निशानों का खुलासा किया गया। इतनी देर दादा लड़के को चाय पकड़ा देते हैं। लड़का उनको देख मुस्कुराता है, फिर चाय पर एक फूंक मारकर फोन पर बातचीत जारी रखता है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या है चेहरे पर किया चीर। लैब वालों का कहना है कि यह पीड़ित की हत्या के बाद चाकू से बनाया गया है। रिपोर्ट देखकर अभियोजन वाले बोलेंगे कि खूनी के दिल में विशेष रूप की घृणा है। पुलिस के पास गुप्ता जी के बेटे के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज का सबूत बढ़ता ही जा रहा है। लड़का चाय का एक घूंट लेता है। लगता है फोन के दूसरे तरफ बॉस कुछ लंबा भाषण दे रहा है। जी सर, जी सर, हाँ जी सर, एक मिनट। बस्ते में खोज एक कागज निकालता है। जी सर, पता लिख दिया। हम गुप्ता जी के घर पर मिलते हैं। मैं अभी रिपोर्ट लेके आया। वह जल्दी से चाय खत्म करता है, फिर काउंटर पर 20 रुपए रख देता है। दादा की ओर सर झुका के हाथ से जाने का इशारा करता है और फोन पर बात करते करते निकल जाता है। दूर से टूटी रिकॉर्ड सामान्य जी सर के सुर धीमे धीमे होते जाते हैं। एक नया ग्राहक खाली स्टूल पर बैठ चाय मांगता है। दादा वापस पीठ घुमा पतीले पर पानी चढ़ाते हैं। पास के पेड़ की छाया लंबी से लंबी होकर टपरी को ढक चुकी है। दोपहर का सूरज आंखों पर तीखा पड़ रहा है। टपरी के आगे एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक प्राइवेट डिटेक्टिव बैठ अपनी चाय का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अपने माथे से पसीने पोंछते हुए डिटेक्टिव की ओर मुड़ता है। तुम्हें भी यही जगह मिली थी बात करने की? इससे अच्छा पुलिस स्टेशन आ जाते, कम से कम उधर पंखा तो है। डिटेक्टिव उससे एक रहस्यपूर्ण मुस्कान देकर जवाब देता है। अगर किसी आदमी से जानकारी निकलवानी होती है तो डर से बेहतर तरीके होते हैं, और थाने से बेहतर जगहें। 2 कप गर्म चाय के आने पर दोनों की बातचीत में विराम आ जाता है। दादा दोनों ग्राहकों के बीच एक स्टूल खींचते हैं और उस पर चाय रखकर वापस रसोई के भीतर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर कप उठाकर उस पर एक फूंक देता है। आह, तुमसे हर बात पे क्या खटपट करना। देखो, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में तुमने ऐसे टेढ़े मेढ़े मसलों को सुलझाने में पुलिस की बड़ी मदद की है, लेकिन ये केस अलग है। गुप्ता जी के घर में उन्हीं की बहू का खून। ये मामला काफी गंभीर हो गया है। बंद घर, शरीर पर घाव, सारा सबूत गुप्ता जी के बेटे की ओर इशारा कर रहा है। ये बात सुपरिटेंडेंट और बाकी अफसरों को नहीं जचेगी। वो सारी राजनीतियों का खेल तुम देख लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच से मतलब है। डिटेक्टिव चाय का एक घूंट लेता है। लेकिन इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। मन में कुछ बेचैनी से लग रही है। सारे टुकड़े ठीक नहीं बैठ रहे। एक आदमी को टपरी की ओर आते देख डिटेक्टिव अपनी बात से विचलित हो जाता है। अरे देखो, हमारे मेहमान आ गए।
रहस्यमय मेहमान के भीतर आने पर पता चलता है कि हमारी जासूसी जोड़ी एक वृद्ध सुखड़े से माली के इंतजार में थी, जो अब दोनों के सामने झिझकते हुए खड़ा अपनी घिसी पीटी कमीज को खींचता है। नमस्ते। सरक सरक कर अभिवादन का आदर्श पूरा हो ही जाता है। उसकी आंखें बार बार इंस्पेक्टर की ओर जाती हैं, फिर वापस नीचे जमीन पर लौट जाती। डिटेक्टिव अपनी ओर स्टूल खींचता है और इशारा करते हुए कहता है, आराम से बैठो। इंस्पेक्टर जी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे बातचीत तो मुझे करनी थी। ये सारा यूनिफॉर्म और बैज तो केवल दिखावा है। ओए! इंस्पेक्टर भड़क जाता है। डिटेक्टिव उसे अनसुना कर दादा को पुकारता है। जी, इनके लिए भी एक चाय कर दीजिए, एक माचिस भी पकड़ा दीजिए, रूठा हुआ इंस्पेक्टर अनुरोध करता है। दादा उसे डब्बा पकड़ाकर गैस पर पानी रखते हैं और माली अब भी आंखें टालते हुए स्टूल पर बैठ जाता है। आप कल ही शहर वापस आए हैं? डिटेक्टिव पूछता है, माली की आंखें अपनी ओर आकर्षण करते हुए। जी। वापस किधर से? इंस्पेक्टर सिगरेट चलाते हुए पूछता है। जी, वो मैं कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव गया था। कल रात ही वापस आया और आज सुबह खबर सुनने को मिली। बहुत बुरा हुआ, अपने ही घर में। जी, बहुत बुरा। आप पीड़िता को कितने सालों से जानते हैं? डिटेक्टिव जांच पड़ताल का आसन अपना लेता है। जी, हमें गुप्ता साहब के यहाँ 20 साल हो गए और लैला मैडम को शायद 4-5 साल से जानते हैं, जब से उनकी शादी हुई। एक बात मुझे ठीक नहीं बैठ रही। लैला तो आम औरत थी, ऐसे कोई अमीर परिवार से तो नहीं आई थी। उसका गुप्ता जी के परिवार में कैसे आना हुआ? माली नीचे अपने हाथों की ओर देखता है और उंगलियां जोड़ अंगूठे गोल गोल हिलाता है। जी, वो हमें पूरी कहानी नहीं पता। जितनी पता है उतनी ही सुना दो। दादा आकर एक चाय स्टूल पर रख देते हैं। जितना हमें पता है, जब 5 साल पहले सर की शादी तय हो रही थी तो पहले उनकी सगाई महाजन जी की बेटी के साथ थी। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अचानक मेहंदी के दिन लड़की वालों ने मना कर दिया और महाजन जी ने रिश्ता तोड़ दिया। डिटेक्टिव अपनी चाय का एक घूंट लेता है। लड़की वालों का रिश्ता तोड़ना, वो भी इतने असम्मान रूप से? मेरी रुचि बुलबुला रही है। गुप्ता जी ने लैला के परिवार को कैसे मनाया? हम इतना सब नहीं जानते। हमने कभी लैला मैडम के माता पिता को नहीं देखा। दहेज देने के बाद उनको इस सौदे से आखिर क्या ही लेना देना। और इस जोड़ी का वैवाहिक जीवन कैसा रहा? 5 साल में कोई बच्चे नहीं हुए? माली फिर आंखें झुका लेता है और चाय उठाकर घूंट लेता है। इंस्पेक्टर माली की तरफ झुकता है। सर ने कुछ पूछा ना तुमसे? चलो उसे छोड़ो। हमें पीड़िता के शरीर पर जख्म और जलन के निशान मिले। क्या जानते हो इसके बारे में? माली की भयभीतता बढ़ती ही जा रही थी। जी, कभी कभी सर को बहुत गुस्सा आता था। दिन भर काम का तनाव होता होगा। लैला मैडम पर निकल जाता था। वह अनिश्चित होकर रुक जाता है। आखिर पूरी बात कहने का क्या ही अधिकार है? डिटेक्टिव भी एक सिगरेट चला देता है। घर पे आमतौर पर कौन कौन रहता है? जी, गुप्ता साहब और मिसेस गुप्ता तो रहते ही हैं। बाकी उनका बड़ा बेटा और उनकी पत्नी लैला मैडम। छोटा बेटा तो कई सालों से विदेश में काम करता है। इनके अलावा? जी, बस काम वाले आते जाते रहते हैं। और कोई नहीं? माली उसे निराशाजनक दृष्टि से देखता है। डिटेक्टिव कमर सीधी कर बोलता है, शायद आप समझ गए हैं मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ। सर, उसका कोई दोष नहीं है। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? इंस्पेक्टर बीच में पूछता है। डिटेक्टिव धुएं का एक बादल छोड़ता है। हमारे छोटे गुप्ता साहब वैश्या रखते हैं। इंस्पेक्टर नाक से हंसी छोड़ होठों पर सिगरेट लाता है। डिटेक्टिव बना रहता है। उसे कितनी बार घर लाए थे वो? अब तक तो माली असहजता से लगभग छटपटा रहा होता है। जी, वो शुरुआत में बाहर ही रहते थे। कुछ 6 महीनों से ही उसे घर लाना चालू किया है। गुप्ता जी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया? नहीं, वे बेटे की शादी में ज़्यादा मतलब नहीं रखते और मिसेस गुप्ता कहती हैं कि आदमियों की अलग ज़रूरतें होती हैं। जब तक माधुरी अलग दरवाजे से अंदर आती उन्हें कोई आपत्ति नहीं। माधुरी, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उसे बहुत करीब रूप से जानते हैं। आपकी हिचकिचाहट भी पहले से अलग है, जैसे अपनी साहब की प्रतिष्ठा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बचाना चाहते हैं।
सर उसका कोई दोष नहीं, वैश्या है लेकिन प्यारी लड़की है, केवल 19 साल की है। जितना कमाती है सारा पैसा गांव भेज देती है अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए। वह जब घर आती तो कभी कभी साहब का गुस्सा ठंडा हो जाता और कभी कभी, बात पूरी तरह से बोलो, कभी कभी मुझसे जड़ी बूटियां मांग कर लैला मैडम के घाव पर पट्टी लगाती थी, उनके घाव को सुकून देने के लिए। माली एक पल रुक जाता है और चाय का आखिरी घूंट खत्म कर लेता है। डिटेक्टिव कुछ नहीं कहता, केवल सिगरेट मुंह की ओर ले आता है। माली एक बार फिर कोशिश करता है। सर इस हादसे में उसका कोई हाथ नहीं। उसका फैसला हमें लेने दो, इंस्पेक्टर कहता है। बड़ा उपयोगी बयान दिया है तुमने, नहीं डिटेक्टिव साहब? बिल्कुल, डिटेक्टिव जवाब देता है। मेरे सवाल अभी के लिए समाप्त हो गए हैं। इधर आने के लिए आपका शुक्रिया। माली बिदाई को पहचान खड़ा हो जाता है। वह पहले इंस्पेक्टर की ओर सर झुकाता है, फिर डिटेक्टिव की ओर। विदा लेकर टपरी से चला जाता है। इंस्पेक्टर उसे जाते हुए देखता है। क्या लगा तुम्हें? बिना जाने पहचाने बड़ी कीमती जानकारी पकड़ा गया है। अगर संशय वैश्या की ओर मोड़ दिया जाए तो बेटा बच जाएगा। डिटेक्टिव सिगरेट बुझा देता है। मैंने बोला था ना, ये सारी राजनीति का खेल तुम ही देख लो। माली की गवाही से एक बात साफ हो गई है कि मामले का सच घर के रिश्तों में ही छुपा है। लेकिन बात इस वैश्या की। 2 दिनों के इलाकों के सारे वैश्यालयों में घूम रहा हूं, घर घर में जांच कर चुका हूं। डिटेक्टिव अपनी चाय खत्म कर लेता है। माधुरी जी, आप हैं कहाँ? सूरज कुछ घंटों पहले ही ढल चुका था। टपरी में बैठी माया अपने ख्यालों में खोई हुई है। उसके सामने चाय का कप गर्म गर्म रखा है। शाम की हवा में उसके करीने से बंधे जुल्फों से एक लठ छूट उसके चेहरे पर गिरती है। अचानक उसकी आंखों ने एक परिचित लाल चुन्नी की झलक पकड़ ली जो करीब करीब आ रही है, और वह सतर्क होकर बैठ जाती है। एक लड़की टपरी के भीतर आती है। उसका सिर और मुंह चुन्नी से ढका है, लेकिन उसकी लंबी पलकों में छिपी बड़ी काली आंखें हैरत अंगेज जज्बातिया नजर की चीज है। वह बड़ी सावधानी से माया के आगे वाले स्टूल पर बैठती है, आंखें इधर उधर झटपटाते हुए। इतनी चिड़चिड़ा रही हो, तुम्हारी बेचैनी की आवाज दादा तक पहुंच रही है, माया कहती है, दादा की ओर चाय मंगवाने का इशारा करते हुए। दीदी अब आपने भी इतनी अवाबी जगह तक बुला लिया, कोई निजी जगह नहीं मिली थी क्या? नूर ने जवाब दिया। समाज की आंखों के सामने ही तो सबसे बड़े राज छुपाए जाते हैं। तुम ही बताओ, हम और किधर मिलते हैं? तुम्हारे घर पर? माया व्यंग्यात्मक रूप से पूछती है। हमारे यहाँ तो दोपहर से पुलिस वाले आ जा रहे हैं, सारे कमरे खोज खाज कर रहे हैं, लेकिन हमें ना थाना ले जा रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। बस वो एक इंस्पेक्टर ने निर्मल आंटी से माधुरी के बारे में पूछा। देर सवेर उन्हें माधुरी के बारे में पता लगना ही था। माया अपना कप होठों पर छूती है। वैसे मैंने तुम्हें कुछ शुभ संदेश देने के लिए बुलाया था। बस इंस्पेक्टर का फोन आया था, वो अगले शहर तक सकुशल पहुंच गए हैं। माशाल्लाह, अगर माधुरी को कुछ हो जाता तो घर की सारी लड़कियां एकदम विषण होती। मिसेस तिवारी से कोई खबर आई? अभी तक नहीं, लेकिन सब्र रखो, अभी उनके घर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। दादा नूर को एक चाय पकड़ाते हैं। नूर धन्यवाद में अपना सर झुका लेती है और उनके जाने का इंतजार करती है। खुदा का शुक्र है कि अभी तक सब कुछ तदबीर के मुताबिक चल रहा है। किस्मत ने हमारा साथ दिया कि सही औरत सही वक्त पर मर गई, और हम बड़े खुश नसीब है कि आपसे मुलाकात हुई। एक नई सखी पाना, वो भी जो डॉक्टर साहिबा है। माया हल्का सा हंस देती है। डॉक्टर साहिबा नहीं, केवल लैब में काम करती हूँ। मुर्दा की फिक्र नहीं करो, अंगुलांक और बाकी सारा सबूत कम से कम 4 बार जा चुकी हूँ। उस मोर्चे पर कोई गलती नहीं। वैसे भी पुलिस लाश पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहेगी। सारा सबूत तो छोटे गुप्ता की ओर संकेत कर रहा है, और उसे तो जेल में नहीं फेंक सकते ना। इसके बजाय भी उनका सारा ध्यान होगा किसी और को दोषी बनाने में। अब हम समझे। तभी माधुरी ने आग्रह किया कि हम माली जी के गांव जाने तक तदबीर टाल दें। बिल्कुल, सबसे पहला इल्जाम तो घर में रखवाए गरीब आदमी पर ही जाता है। नूर एक लंबी सांस छोड़ती है। माधुरी हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की ही सोच रही होती है। हमारे घर में भी ऐसा ही था। हमारे काम की प्रकृति ही ऐसी है कि सबके जिस्म पर हमेशा कोई ना कोई जख्म रहता है। सब पर दवाई पट्टी लगवाने का जिम्मेदारी माधुरी ने उठा ली।
नूर की आंखों में प्रीति की झलक साफ दिख रही है। एक रात मुझे कहती है कि वो डॉक्टर बनने का सपना रखती है। माया मुस्कुराती है। तुम सबके दिल में माधुरी के लिए इतना सखी भाव है, काश मैं उससे एक बार मिल पाती। वह चाय पर एक फूंक देती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। लैला भी बचपन से मेरी सबसे प्यारी दोस्त रही है। लैला दी के बारे में हमने सिर्फ माधुरी से सुना है। वे कैसी इंसान है? माया की आंखों में कुछ उदासी सी छा जाती है। उसमें कोई निहायत सहन शक्ति है। बचपन से ही उसका जीवन कष्ट रहा है। मुझसे छिपाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि उसके पिता उसे खूब मारा करते। मैं उसके सारे घाव के बारे में जानती थी, निशानों के आकार और स्थिति, इतने अच्छे से कि उनकी नकल कर सकूं। आखिरी बात कहने पर वह नूर को एक नटखट मुस्कुराहट देती है। नूर, जो बड़ी ध्यान से सुन रही थी, अब माया की ओर तिरस्कार रूप से देखती है। दीदी, ऐसी बातों पर आपको मजाक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? दुनिया के लिए तो ये मजाक ही है। थोड़ी हंसी हम भी छीन ले। वह चाय का घूंट लेती है। लैला मेरे साथ कॉलेज आना चाहती थी, लेकिन फिर उसके पिता के पास प्रणय निवेदन आया, और गुप्ता साहब को कौन मना करे। बस फिर एक आदमी की मार से हट दूसरी आदमी की मार खाती थी। छोटे गुप्ता को बड़ा गुस्सा आता था कि बच्चा नहीं हो रहा। लैला ने कितने टेस्ट कराए, लेकिन सब साफ आते थे। ना तो इससे उसके पति को कोई संतुष्टि मिली। नूर की आंखें अस्वाभाविक क्रोध से चमक उठती हैं। वो आदमी आता रहता था हमारी कोठियों पर। कुछ लड़कियां बोलती थी कि उसका खड़ा ही नहीं हो पाता। सुना है इसी वजह से महाजन साहब ने उसकी सगाई तोड़ दी। माया नाक से हंसी छोड़ती है। माँ के लाडले लड़के ऐसे ही होते हैं। कभी कोई चीज़ उनकी मर्दानी पर सवाल उठाए तो उन्हें बेकसूर पर हाथ उठाने के अलावा और कोई जवाब ही नहीं सूझता। खैर, मुझे अब इस आदमी के बारे में और नहीं सोचना। खुदा करे सोचना भी नहीं पड़े। जैसा तैसा करके लैला दी उस घर से निकल ही गई। बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि पिछले हफ्ते ही लैब में एक लाश आई जो लैला के कद और वजन से लगभग मिलती जुलती है। फिर तो मेरा काम आसान था। लाश पर लैला के सारे घाव दोहराना और पेट में चाकू घुसाना। बस चेहरा छुपाने के लिए आंखों से मुंह तक एक बार फिर चाकू चलाना था। नूर के कंधे हल्के से कांप उठते हैं। आप में भी लाश के साथ ऐसे खेल खेलने का बड़ा साहस है। हमसे ज्यादा साहस तो लैला और माधुरी का है। ये बात भी सही है। शायद दोनों ने एक दूसरे को भी बहुत साहस दिया है। कम से कम हमें तो यही लगता है। माधुरी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया सिवाय ये एक चीज, लैला दीदी के साथ भाग जाना। और लैला अपने दर्द के पिंजड़े में कैद थी जब तक माधुरी के कोमल दयालुता और खालिस प्यार ने उस पिंजड़े को तोड़ दिया। सेलफोन की एक तीखी घंटी ने बातचीत में बाधा डाल दिया। फोन पर लिखा नंबर देख नूर उत्तेजता से चिल्लाती है। माया आश्चर्यचकित होकर उछल पड़ती है, फिर नूर की तरफ फुफकारते हुए टोकती है। अरे पगला गई है क्या? अपने आप पर नियंत्रण रख, हम पब्लिक में। नूर तुरंत शांत हो जाती है और माया को फुसफुसाते हुए कहती है, माफ करे दीदी, लेकिन ये नंबर तो मिसेस तिवारी। माया उठकर बजते हुए फोन को साइलेंट कर चुकी है और अब होठों पर उंगली रखकर नूर को चेतावनी देती है। इधर नहीं, बगल में एक पतली गली है। वह काउंटर पर कुछ पैसे रखकर नूर के साथ निकल जाती है। रसोई के अंदर दादा सारा सामान समेट रहे हैं। कहीं पास से उनको उत्सव की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। बोलते हुए व्यक्तियों की आवाज़ें पूरी तरह से नहीं सुनाई दे रही, लेकिन उनके कान दो शब्द पकड़ लेती हैं। पहुंच गए। दादा रसोई के बाहर निकलकर टपरी बंद कर देते हैं। यदि आप ध्यान से नहीं देखें तो दिखता ही नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है।